जी अस्सलाम वालेकुम सबको। वेलकम बैक एक और क्लास में, जहाँ पे हम एक नया सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं अपने इस कोर्स का। ट्रेडिंग साइकोलॉजी, बिहेवियरल फाइनेंस भी इसको बोलते हैं। ये पूरा एक सब्जेक्ट होता है। तो होपफुली आप में से अगर किसी ने किया होगा तो उसको आइडिया होगा कि फाइनेंस को लेके या इकोनॉमिक्स को लेके इंसानों का जो बिहेवियर होता है ना, वो उनके एक्चुअल बिहेवियर से बहुत ज़्यादा डिफ़र करता है। उसकी वजह पता है क्या है? सबसे बड़ी वजह उसमें जो एक लालच होता है, पैसे का लालच, ग्रीड होता है, एक फियर भी होता है, और बहुत ज़्यादा इमोशंस हमारे जुड़े होते हैं हमारे पैसे के साथ। ठीक है, तो यही कुछ मेन चीज़ें हैं जो हमें मजबूर कर देती हैं इनरैशनली बिहेव करने पे। आप बिलीव नहीं करोगे, अच्छे अच्छे समझदार लोग जो आम ज़िंदगी में आप देखोगे बहुत ज़्यादा अच्छे फ़ैसले करते हैं, बहुत ज़्यादा समझदारी से काम लेते हैं और ठीक ठाक अक्लमंद लोग होते हैं। लेकिन जब वो बात आती है ना फाइनेंस की या पैसे की, या जब वो फाइनेंशली कहीं फंसे होते हैं, तो आप तब उनका कभी बिहेवियर देखना, ज़मीन आसमान का डिफरेंस आपको फील होगा। इनफैक्ट मैंने कई ऐसे ट्रेडर्स देखे हैं जो बहुत समझदार ट्रेडर्स, काफ़ी उम्र उनकी वो हो चुकी होती है, मुझसे मेरी उम्र से ज़्यादा उनका तजुर्बा होता है, लेकिन कभी कभार अगर वो किसी ऐसी जगह पे फंस जाते हैं ना, तो उनका दिमाग काम करना बंद कर जाता है। कोई बड़ा लॉस एकदम से उनको फेस करना पड़ गया है, वो ज़ाहिर है किसी बेवकूफ़ी की वजह से इंसान ने जो ट्रेड लगाई है, वो एक समझदार इंसान था जो बेवकूफ़ बन गया, उस जाल में फंस गया, उसने लालच किया। जब आप लालच करते हो ना, बस ये चीज़ ज़हन में रखना कि तब आप जितने मर्ज़ी समझदार हो, लालच इस तरह से आपके जहन को अफेक्ट करता है कि आपके समझने बूझने की सलाहियत बिल्कुल बंद हो गई होती है उस टाइम। और आप उस टाइम जो डिसीजंस ले रहे होते हो, वो डिसीजंस किसी काम के नहीं होते। आपको वक्ती तौर पे लग रहा होता है कि यार ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन उस टाइम आपका दिमाग कहीं और से सोच रहा होता है। कई दफ़ा ऐसा होता है, एक ट्रेडर जो एक मैंने आपको कई दफ़ा शायद पहले भी कहा है कि जब एक ट्रेड में फंसे हुए हो ना, तो सबसे पहले आपने वो ट्रेड बंद करनी है। ठीक है, उसमें फंसे हुए रहते हुए आपने उससे निकलने के वो तरीक़ेकार ढूंढना नहीं शुरू कर देने कि ठीक है यार इतना लॉस में गई हुई है और यहाँ तक जाने के बाद मेरे ख्याल से इसने वापस ऊपर उठना है। देखो उस टाइम आपके इस ख्याल की कोई औकात नहीं है। सही कह रहा हूँ, जब ट्रेड बंद करोगे ना लॉस के अंदर, तब आपको अंदाज़ा होगा कि हाँ यार मैंने ये अपनी तरफ से बड़ा गलत डिसीजन लिया था कि मुझे ट्रेड बंद कर देनी चाहिए। लेकिन बंद करने के बाद मुझे आइडिया हुआ कि ये तो डिसीजन मेरा बहुत अच्छा था। ठीक है, उस टाइम आपको वो डिसीजन बिल्कुल ठीक लग रहा था। वजह क्या बनी? उस टाइम आप फाइनेंशियली फंसे हुए थे, आपके इमोशंस आ गए हुए थे। एक सबसे पहले तो लालच आया जिसने आपको बड़ा लॉट साइज लगाकर ट्रेड लगाने पे मजबूर किया। उस लालच के बाद वो देखो, लालच ने सबसे पहले आपका दिमाग बंद किया कि यार ये तो बड़ा शानदार मौका है, इसको हाथ से नहीं जाने देना, और आपने अपने अकाउंट की औकात से ज़्यादा बड़ा लॉट साइज लगा लिया एकदम से, एक झटका लेने के चक्कर में कि यार छप्पड़ फाड़ के आएगा इस दफ़ा। ठीक है, उस लालच ने पहले आपका दिमाग बंद किया। अब उसके बाद फियर ने आपका दिमाग बंद करना। ग्रीड और फियर, ये आपके दो बहुत बड़े दुश्मन हैं इस मार्केट के अंदर, और इन दुश्मनों को आपने दोस्त कैसे बनाना है ये भी आगे जाके आपको बताऊंगा। लेकिन बस ये याद रखो कि जब ये दोनों चीज़ें अपना काम कर रही होती हैं ना, तब आपका दिमाग बंद होता है, तब आपको चार्ट के ऊपर कुछ नज़र नहीं आ रहा होता। आपको उस टाइम सिर्फ बचने के रास्ते नज़र आ रहे होते हैं कि मैं कहीं से बच जाऊं, और एक उल्टा मज़ीद फंसने वाला रास्ता होता है जो आपको उस टाइम यही लगेगा कि मैं यहाँ से बच के निकल सकता हूँ, क्योंकि आपका दिमाग उस टाइम वन साइडेड हुआ हुआ है। तो बड़ी बुरी तरह से ये बिहेवियर इंसानों का ना मार्केट को भी अफेक्ट करता है। कभी कभार ऐसा होता है, कुछ ऐसे मूव्स आ जाते हैं मार्केट के अंदर
जो एक्सट्रीमली वो मार्केट एकदम से बड़े बड़े स्पाइक्स मार रही होती है। तो उनके पीछे वजह क्या होती है आगे जाके आपको बताऊंगा। एक खास लेवल के ऊपर आके मार्केट बाय का ट्रेंड था ना, वो बाय का ट्रेंड एकदम से इतना मोमेंटम पकड़ता है कि वो उछलती हैं कैंडल्स, वहाँ पे बड़े बड़े कैंडल्स ऊपर जाना शुरू हो जाते हैं। कई ट्रेडर्स वहाँ पे सेलिंग में बैठे होते हैं और उनके स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं, ठीक ठाक अपना नुकसान करवाते हैं। उसके पीछे वजह क्या होता है? उसके पीछे वजह होती है ग्रीड। तो आहिस्ता आहिस्ता इस सेक्शन में हम इन सभी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। एक तो हमारा अपना बिहेवियर, उसके बाद मार्केट का भी बिहेवियर ना, कि बाकी भी तो इंसान ही बैठे हुए हैं ना मार्केट में, तो उनका बिहेवियर हम समझने की कोशिश करेंगे ताकि आगे इन चीज़ों से बचा जा सके। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं बस ऐड करना चाहता हूँ कि यार देखो, जो सक्सेस होती है ना, जो कामयाबी होती है, वो कोई एक्सीडेंट नहीं होता। बहुत चंद केसेस में वो एक एक्सीडेंट होता है, तो उसको हम कामयाबी नहीं बोल सकते। ठीक है, मैं इसकी ना अक्सर मिसाल लेता हूँ क्रिप्टो में आपने देखा होगा कि कई आपके इर्द गिर्द ही मिलियनियर्स बन गए होंगे। आप उनको कामयाब बोलोगे? नहीं, वो एक एक्सीडेंट था। वो उनको भी नहीं पता था कि जो कॉइन्स उन्होंने बाय किए हुए हैं ये इतना ऊपर जा सकते हैं। मैंने शायद आपको पता नहीं पहले बताया था नहीं बताया था कि दुनिया का महंगा तरीन पिज़्ज़ा, आपने शायद वीडियो भी देखी होगी, मैं यूट्यूब पर देख रहा था। तो वो ना जब शुरू शुरू में क्रिप्टो आई तो बिटकॉइंस जब उनकी कोई औकात नहीं हुआ करती थी, तो एक शख्स ने ऑनलाइन बिटकॉइंस दे के एक पिज़्ज़ा मंगवाया। पता नहीं कितने हज़ार उसने बिटकॉइंस दिए, और उसको पता था यार ये कौन सा, इन्होंने कोई, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो उस टाइम एक पिज़्ज़ा वाले थे जो एक्सेप्ट कर रहे थे, जी ठीक है जी, हमें आप क्रिप्टो दे दें तो हम आपको पिज़्ज़ा दे देंगे। एक ऑफ़र निकाली थी उन्होंने कि यार क्रिप्टो आपके तो किसी काम की नहीं आ रही, हमें दे दो तो हम आपको उनको भी नहीं पता था कि इसने कल को ऊपर चले जाना है। तो उस बंदे ने पता नहीं कितने हज़ार बिटकॉइन दे के एक पिज़्ज़ा मंगवाया। तो आजकल उसका क्लिप वायरल हुआ था पिछले दिनों में ना, कि ये दुनिया का हिस्ट्री का सबसे महंगा पिज़्ज़ा बिका हुआ है। अगर उसको पता होता कि ये इसकी वैल्यू यहाँ तक पहुँचनी है तो वो कभी मंगवाता वो वाला पिज़्ज़ा। तो जितने भी कई इस तरह के इंस्टेंसेस आपको नज़र आएंगे। अब आपने ये भी नोटिस किया होगा अपने पिछले साल 2 साल में, ये सब झटके लगने के बाद, ये सब मिलियनियर्स लोगों को बनता हुआ देखने के बाद, कई लोग इंटेंशनली इस मार्केट में आए हैं, क्रिप्टो मार्केट में, कि यार हम ये कॉइन्स बाय करके रख लेते हैं, किसी भी टाइम झटका लग सकता है। वो झटका मैंने नहीं कभी देखा अभी तक किसी को इंटेंशनली लगता हुआ। हाँ, उल्टे झटके लगते हुए ज़रूर देखे हैं। तो यार कामयाबी जो सी है ना, फिर से वही बात कर रहा हूँ कि वो जो एक्सीडेंट होता है ना, कि किसी की लक चल पड़ी, जो आज आपकी नज़रों में क्रिप्टो के अंदर बहुत कामयाब हो गया है, वो बेचारा सड़कों पे जलील हुआ करता था, तो फिर कहीं से हम ही उसने कोई 2-4 बिटकॉइन लेके रख लिए, आज वो तुम लोगों को मुंह भी नहीं लगाता। वो कामयाब इंसान नहीं है। उसको, उसके साथ बस एक एक्सीडेंट हो गया जिसने उसको अमीर बना दिया। वो कामयाब नहीं है। कामयाबी पता है क्या है? कामयाबी है हार्ड वर्क, प्रिजर्वेंस, लर्निंग, स्टडिंग और साथ में सेक्रीफाइस। और इस सब के साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उस चीज़ से प्यार जो आप कर रहे हो। कामयाब होने के लिए आपको लिटरली, ये दुनिया का कानून है, मैंने पहले भी बताया हुआ, उसने आप सबको ना इक्वल बनाया है। वो सबसे 70 माओ जितना प्यार करता है। तो मैंने पहले भी आपको एक दफ़ा ये एग्जांपल दी थी शायद, कि वो 70 माओ जितना मुझसे प्यार करता है, तो मेरी जो अपनी असली माँ है, मैं उसको अगर कहूँ कि मुझे दुनिया में सबसे कामयाब तरीन होना है, तो अगर उसके हाथ में हो तो वो तो 1 मिनट नहीं लगाएगी कि यार मेरा बेटा दुनिया का सबसे कामयाब तरीन आदमी बन जाए। तो वो जिसने मुझे बनाया है, जिसके हाथ में सब कुछ है, जो मुझे एक झटके में कामयाब कर भी सकता है,
तो वो तो मेरी एक माँ क्या, मेरी 70 माँओं जितना प्यार करता है मुझसे, तो मैं उससे कामयाबी क्यों नहीं मांग लेता? वो आपको नहीं देगा ऐसे, क्योंकि वो अकेले आपसे 70 माँओं जितना प्यार नहीं करता। उसने सभी इंसानों के लिए इक्वली बोला है कि मैं सबसे इतना प्यार करता हूँ, लेकिन अगर वो आपको बगैर कुछ किए एक माँ बन के कामयाब कर देगा, तो ये उसके बाकी उन बच्चों के साथ ज़्यादती हो जाएगी जो दिन रात मेहनत करते हैं, एक गोल सेट करते हैं, एक फोकस के साथ मेहनत मतलब स्टडी करना शुरू करते हैं, हार्ड वर्क करना शुरू करते हैं, एनालिसिस करना शुरू करते हैं, पेपर वर्क करना शुरू करते हैं, स्टेप्स बनाते हैं, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। तो वो उन सब के साथ ज़्यादती नहीं हो जाएगी यार? वो तो उन सबको देख रहे हैं ना। तो इसलिए कहते हैं कि जब तुम फेसबुक पे रील्स देख रहे हो, यूट्यूब पे फजूल वीडियोस देख रहे हो, तुम कुछ भी कर रहे हो, अपने दिन का आप लाजमी 1.5-2 घंटे ज़ाया करते होंगे। फिर चाहे वो काम करते करते रुके हो 10 मिनट 15 मिनट, फिर थोड़ी देर बाद 10 मिनट 15 मिनट, फिर रात को सोने से पहले आधा पौना घंटा, ये जो फजूल चीज़ें देखते हो, वो टोटल आपके दिन का 1-1.5 घंटा बन जाता है। वही 1-1.5 घंटा आपकी जगह पे कोई और है जो बड़ी अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर रहा है। तो अब आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते, ना ही आप उसके जितना कामयाब हो सकते हो जो वो कल को हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को समझो, कामयाबी के लिए बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, और सबसे बड़ा सेक्रीफाइस आपका अपना आप होता है कि यार मैंने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। जब कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे, बड़ी मुश्किलें फेस करनी पड़ेंगी। 6 महीने बाद उसको वापस मुड़ के देखना, तुम्हें रश्क होगा अपने उन 6 महीनों पे जो तुम्हारे लिए एक अजाब बने हुए थे। तुम्हें समझ कुछ नहीं आ रहा था, मैं कहाँ से शुरू करूँ, इतना कुछ मुझे बता दिया गया है, इतना कुछ मैंने करना है। एक चीज़ याद रखना, जब भी तुम्हारे सामने बहुत सारी चीज़ें हो ना करने वाली, जैसे अभी भी शायद आप में से कईयों के सामने ये, जिस तरह अभी जहाँ तक हमारा कोर्स पहुँचा है, अब ये तकरीबन लास्ट स्टेजिस पे है ना, तो अभी तक आपको कई चीज़ें ऐसी फील हो रही होंगी कि यार इतना कुछ है करने वाला, समझ नहीं आ रहा होगा कि मैं इतने स्टेप्स कैसे लूँगा। यार अभी जो एक स्टेप लेना बनता है ना, वो ले लो। 1 साल बाद देखना तुम कितने स्टेप्स ले चुके होगे। अभी जो इमीडिएट एक स्टेप है ना, बस वो लो। आज ओपन करो चार्ट को, आज ओपन करो वेबसाइट्स को, और आज जितना पढ़ सकते हो, घंटा 1.5-2 घंटे, जितना नहीं समझ आता, ना समझ आए, ऊपर से गुजर जाए यार। यकीन करो, पहले कुछ महीने ये सब चीज़ें जो मैं आज आपको सिखा रहा हूँ, ये मेरे बुरी तरह से ऊपर से गुजरती थी, बुरी तरह से, लेकिन स्टिल मैं करता रहता था कि यार कभी ना कभी समझ आना शुरू हो जाएगी। क्योंकि मैंने ज़िंदगी के पहले कुछ ऐसे फेजेस देखे हुए थे कि ये असूल है, ये समझ लो कुदरत का असूल है कि शुरू शुरू में आपको फ्रस्ट्रेशन होनी है, उसके बाद आपने कोई भी अच्छी चीज़ है ना, कोई भी अच्छी चीज़ है, वो शुरू शुरू में आपको बुरी लगेगी, शुरू शुरू में आपको तंग करेगी। जिसने आपको कामयाब करना हो ना, शुरू शुरू में आपको उससे इरिटेशन होगी, आपको उससे वो एक कंफर्ट जोन से जब आपको वो बाहर निकालती है तो डिसहार्ट भी होगे, हिम्मत भी हारोगे। समझ जाओ कि यार वो एक बहुत बेहतर चीज़ है तुम्हारे लिए, और एक वो चीज़ जो अटेम्प्ट करते साथ ही तुम्हें बहुत मज़ा दे रही है। तुमने आज चर्स पी है, तुम्हें बहुत मज़ा आएगा पहली दफ़ा में ही, उस मज़े के चक्कर में दूसरी दफ़ा पियोगे। कोई नशा करते हो, कोई सिगरेट पीते हो, शराब पीते हो, वो आपको क्यों लग जाता है? क्योंकि पहली दफ़ा में वो आपको अच्छा लगा, लेकिन लॉन्ग रन में देख लो वो आपके लिए कितना बुरा है, वो आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है। ये बुरी चीज़ की निशानी है, और इसी तरह से मैंने आपको अच्छी चीज़ की निशानी भी बता दी है। ठीक है, बुरी और अच्छी दोनों ऑपोजिट है ना, तो बुरी और अच्छी का ये टर्म्स भी सारी ऑपोजिट ही होंगी। तुम्हारे लिए जो चीज़ बेहतर है वो शुरू शुरू में तुम्हें बहुत तंग करेगी, कंफ्यूज करेगी, परेशान करेगी, ना करने का वो करेगी कि यार दफ़ा करो, इसको छोड़ो। तो नशा करते हुए शुरू शुरू में तुम्हें ये चीज़ फील नहीं होगी,
कि यार ये तो ना करने की वजह ही कोई नहीं है मेरे पास। इतना मज़ा वो तुम्हें किसी और दुनिया में पहुंचा देगा, ऐसे रिलैक्स करेगा, और जिन्होंने किया होगा वो जानते हैं उनके साथ क्या होता है भाई। ठीक है, तो बस ये एक बातों में से बात निकल आई, तो मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे मैं बता दूं कि ये अकेले आप नहीं हैं जो फील कर रहे हैं कि अभी इतना कुछ करना पड़ेगा। सभी को करना पड़ता है यार, उसके बाद ही वो बाकियों से निकल के अपनी एक अलहदा आइडेंटिटी बना के बैठे होते हैं, क्योंकि उन्होंने उन सभी स्टेजेस को क्रॉस किया होता है जो बाकियों ने नहीं किया। बाकी भी कर लेंगे, वो भी अलहदा हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे फॉरेक्स को लेके एक चीज़ ऐड करूँगा कि अपनी अप्रोच को मिक्स्ड रखना है आपने। टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स को मिलाते हुए आपने एक अप्रोच रखनी है। देखो, फंडामेंटल एनालिसिस आपको जो इंट्राडे ट्रेडिंग है ना, इसमें इतना काम नहीं आने वाला, ये मैं आपको बता दूं पहले। फंडामेंटल एनालिसिस आपको सिर्फ मार्केट की एक सेंस दे के रखता है, एक कॉन्फिडेंस दे के रखता है कि हाँ यार ये करेंसी इस तरफ जा रही है, मुझे इसके बैकग्राउंड का पता है, पीछे से आने वाली आवाज़ों का पता है। जब आपने बहुत लॉन्ग रन में ट्रेड करनी हो, फिर डेफिनेटली फंडामेंटल्स आपके वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। 80% से ज़्यादा आपके फंडामेंटल्स होते हैं। लेकिन एज अ रिटेल ट्रेडर आपको इतनी लंबी लंबी ट्रेड्स करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन स्टिल आप लोगों ने टेक्निकल्स के ऊपर डिपेंड नहीं करना। फंडामेंटल्स का जब पूरा एक ग्रिप हो आपके पास, उसके बाद आपने टेक्निकल। मैं पता क्या करता हूँ, जो जब मैंने इन पे एक ग्रिप आना शुरू हो गई थी ना मुझे, तो मेरी रूटीन ये थी, मैंने सुबह उठना है, उठ के नहाना है, धोना है, फ्रेश होना है, नाश्ता वगैरह करना है, तो आके उसके बाद अपना लैपटॉप ओपन करना है। लैपटॉप ओपन करके, मुझे नहीं पता इस टाइम मार्केट कहाँ पे खड़ी है, कल रात को जहाँ पे छोड़ के गया था उसके बाद अभी तक मार्केट में क्या मूव आया है मुझे नहीं पता। मैंने कोई ट्रेड भी अगर लगा के छोड़ी हुई थी तो मैं उसको उठते साथ ही देखूंगा नहीं। और ये शायद आपके साथ हुआ भी हो कि आपने कोई ट्रेड लगा के छोड़ी होती है ना, तो आप बेड पर से उठने से पहले मोबाइल पकड़ते हो और देखते हो वो प्रॉफिट में गई हुई है या लॉस में गई हुई है। तो जाहिर है मैं भी ऐसे करता था, इसलिए आपको बता रहा हूँ। उसके बाद फिर एक स्टेज ऐसी आई जब ये सब देखना बंद कर दिया, सुकून से आके लैपटॉप ओपन किया, सबसे पहले फॉरेक्स फैक्ट्री ओपन की कि आज कौन कौन सा डाटा आने वाला है। डेफिनेटली मुझे पहले भी पता होता था कि आज कौन कौन सा डाटा इस पूरे हफ्ते में आने वाला है, लेकिन स्टिल मैं उस दिन का डाटा एक दफ़ा रिवाइज करता था। उसके बाद मैं फॉरेक्स फैक्ट्री के न्यूज़ फोल्डर में जाकर देखता था कि अभी लेटेस्ट क्या चल रहा है, कोई गर्म न्यूज़ तो नहीं आई हुई, कोई सरप्राइज़ तो नहीं आया हुआ। एक आधा आर्टिकल मैंने वहाँ से पढ़ना। उसके बाद बाकी जो वेबसाइट्स आपको बताई हैं वहाँ जाके देखना कि कुछ पेयर्स के बारे में क्या इस टाइम एक मार्केट का सेंटीमेंट बना हुआ है। उस सेंटीमेंट को देखते हुए मुझे अंदाज़ा हो जाता था कि जो ट्रेड मैंने लगाई हुई है ना, वो इस टाइम प्रॉफिट में होगी या लॉस में होगी। उसके बाद मैं चार्ट ओपन करता था और अपनी ट्रेड देखता था। जब मुझे लगता था कि नहीं ये मेरी ट्रेड लॉस में जा रही होनी है, तो वो वाकई लॉस में गई होती थी। जब मुझे लगता था कि ये इस टाइम प्रॉफिट में होनी है, उन चीज़ों को देखने के बाद तब वो प्रॉफिट में होती थी। मेरा एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता था यार। और फिर फंडामेंटल्स ने मुझे लिटरली इतने पैसे बना के दिए हुए हैं जो टेक्निकल्स ने कभी भी नहीं बना के दिए। टेक्निकल्स में देखो लिमिटेड होता है आपका कि ये एक लेवल है, ये है, यहाँ से बाय, यहाँ से सेल, इतना टीपी, इतना स्टॉप लॉस। फंडामेंटल्स तो आपको झटके दे के जाते हैं यार। मैं कई एग्जांपल्स हैं, मैंने आपको कुछ दी भी हुई हैं, तो कुछ सरप्राइजेज ऐसे आते हैं। और स्पेशली जब न्यूज़ आनी होती है, न्यूज़ जब इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती है, मैं तो पागलों की तरह उस पर स्टडी करता था और फिर उसको ट्रेड करने की कोशिश करता था। न्यूज़ आने से पहले मैंने ना कुछ ऑर्डर्स लगाए होते थे कि मार्केट अगर इतना ऊपर जाती है, इस लेवल को क्रॉस करती है कैंडल, तो वहाँ पे मेरा एक बाय लिमिट का ऑर्डर लगा होता था और नीचे एक सेल का भी लगा होता था। पॉजिटिव डाटा के ऊपर इतना पॉजिटिव अगर ये डाटा आया ना, तो मार्केट ये वाला फिगर टच करेगी। ये वाला फिगर टच करने के बाद मार्केट ने ऊपर जाना है,
बेशक नीचे आएगी, मेरी वो ट्रेड जो हिट हुई है वो बाद में लॉस में जाएगी, लेकिन इतना फिगर आने के बाद वो ट्रेड हिट हुई है मेरी, तो इसका मतलब है आगे लॉन्ग रन में 2-3 घंटे में ये प्रॉफिट में जा सकती है। तो इसी तरह नीचे भी एक सेल का ऑर्डर लगाया होता था कि अगर डाटा नेगेटिव आ जाता है या इतना नेगेटिव आ जाता है तो यहाँ से मेरे सेल का ये ऑर्डर मार्केट पकड़ ले। उसके बाद मुझे पता था कि इसने थोड़ा सा ऊपर भी जाना है, ट्रेड ने लॉस में भी जाना है, लेकिन इवेंचुअली इसने प्रॉफिट दे जाना है। मुझे ज़्यादातर मुझे इस तरह करने की ज़रूरत नहीं। कुछ ट्रेड्स के ऊपर, कुछ जगहों के ऊपर सेंटीमेंट मार्केट का इस तरह का बना होता है, वो आपको वक्त के साथ साथ पता चल जाएगा। ज़्यादातर आपको जब डीपली इन चीज़ों पे काम करोगे ना, तो ऑलरेडी आपको आइडिया होगा, ऑलरेडी आपको पता होगा कि न्यूज़ पॉजिटिव आ सकती है या नेगेटिव आ सकती है, ठीक है। और उस न्यूज़ के आने के बाद ट्रेड करता था मैं। न्यूज़ के आने से पहले ज़्यादातर मैं ट्रेड लगा के बैठ नहीं जाता था। हालांकि कई जगहों पे बड़ा कंफर्म होता था कि यहाँ पे ना मुझे ऑलरेडी बाय में बैठ जाना चाहिए, तो मार्केट ने एकदम से ये 50-60 पिप शूट करना है तो मैं फ़ौरन अपनी ट्रेड को बंद कर दूंगा। मैं समझता था कि ये वो लालच है जो मेरा दिमाग बंद करने की कोशिश कर रहा है। मैं ट्रेड नहीं लगाता था। फिर होता ये कि न्यूज़ आई है और एग्जैक्टली वही हुआ जो मुझे लग रहा था। अब मैं क्या अपने मुंह पे थप्पड़ मारूं कि मुझे कर लेना चाहिए था? नहीं, मैं शुक्र करता था कि मैंने अपने रूल्स के ऊपर पक्के पैरी रह के मैं डीट बन गया, क्योंकि ये मेरे अगेंस्ट भी जा सकता था। तो आइंदा भी मैंने कभी इस तरह की हरकत नहीं की। हाँ, न्यूज़ आई है, आते साथ ही डाटा देख के मेरी कोशिश होती थी कि मैं विद इन सेकेंड जाके अब बाय कर लूँ या सेल कर दूँ। और जब कोई ऐसा एक मौका मिल जाता था, जब वही कल वाली बात जो मैंने आपको बताई थी, हेडलाइन फिगर कुछ और होता था, न्यूज़ की डिटेल्स कुछ और होती थी, तो मार्केट थोड़ी देर के लिए वो न्यूज़ के हेडलाइन फिगर के हक में गई है, वो बड़े शानदार मौके होते थे कि यार ये तो हेडलाइन फिगर था और बाकी डिटेल्स इसकी कुछ और बता रही हैं। तब जब वो ऊपर गई हुई मार्केट को सेल करने का मज़ा आता है ना, क्योंकि आपको पता होता है कि अभी यहाँ पे ये रोबोट्स वगैरह जो काम कर रहे हैं, ये अपना ज़रा डांस इनका ख़त्म हो ले, फिर हम अपने स्टेप करेंगे यहाँ पे। तो वो डेफिनेटली सिर्फ न्यूज़ के डाटा को देखते हुए नहीं, मार्केट का पूरा एक बैकग्राउंड मुझे पता होता है ना। जिसको पता होता है वही इस तरह का फैसला करेगा कि पीछे चल क्या रहा है और ये डाटा किस हक में पॉजिटिव है या किस हक में नेगेटिव है। अब अगर मेरी ये बातें भी आपको थोड़ा मुश्किल लग रही हैं, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर रही हैं, तो यार मैं फिर से वही कहूँगा कि डू द वर्क। जब वर्क करोगे, 1 महीना ये काम कर लो, 1 महीना, यकीन करो आपको मज़ा आ जाएगा बहुत ज़्यादा। और फिर मिक्स्ड अप्रोच रखने का फ़ायदा आपको यहाँ पे भी होता है कि कभी कभार मार्केट ना एक बड़े शानदार लेवल पे आई होती है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल होता है, और आपको पता होता है कि वो हिस्टोरिकली एक अच्छा लेवल है। डेली चार्ट पे H4 पे या H1 पे ज़्यादातर जो न्यूज़ वगैरह है ना, वो तब अच्छा काम करती हैं जब आपको पता हो कि डेली चार्ट वगैरह के ऊपर ना प्राइस एक बड़े अच्छे लेवल पे आई हुई है और यहाँ से इसको बाय में जाना ही चाहिए। तो स्टिल आप इसको भी बाय नहीं कर रहे, वहाँ पर आज कोई डाटा है, इम्पोर्टेंट डाटा है उस करेंसी का, तो वो डाटा भी पॉजिटिव आ जाता है और एकदम से उस स्पॉट लेवल से वो करेंसी ऊपर उठना शुरू होती है। ठीक है, तो अब जितना भी ऊपर उठ के हुई है, जाहिर है वो आपका मूव तो मिस हो गया ना, क्योंकि वो न्यूज़ आते साथ ही मार्केट ने शूट करना ऊपर की तरफ। लेकिन आपको यहाँ पे एक डबल कंफर्मेशन मिल गई है कि एक तो ये स्पोर्ट लेवल भी अच्छा था और दूसरा यहाँ पे डाटा भी पॉजिटिव आ गया। और बाकी फिर उस डाटा के क्या इफेक्ट्स हैं ये आप जानते हो अगर आपने वर्क किया होगा। अब लॉन्ग रन में आपका ब्यास एक बन जाएगा कि जी अब मार्केट अगले इतने दिन तक बुलिश रह सकती है। अब ज़रूरी नहीं है कि रोज़ आपको बुलिश वो मिलेगी मार्केट, रोज़ ऊपर जाएगी 2 दिन, मैं कहता हूँ उसके बाद 3 दिन नीचे आएगी, लेकिन 2 दिनों में जितना ऊपर गई होगी ना, 3 दिनों में उतना नीचे नहीं आएगी। वो रिट्रेस करने के लिए आ रही है, स्टेप बनाने के लिए आ रही है, उसके बाद मजीद ऊपर उठना शुरू होगी। तो वहाँ पे फंडामेंटल्स ने आपके टेक्निकल्स के साथ मिल के आपको एक डबल कंफर्मेशन दे दी, मिक्स्ड अप्रोच। और एक चीज़ यहाँ पे मजीद रिपीट करना चाहूँगा प्राइस एक्शन को लेके,
जो मैंने आपको पहले भी बताई थी कि चार्ट्स आर लाइक क्लाउड्स, बादलों की तरह होते हैं। ज़्यादा देर फजूल में देखते रहोगे, कोई पैटर्न नहीं मिल रहा और मैंने निकाल के रहना है तो मिल जाएगा, एक बड़ा शानदार पैटर्न मिल जाएगा और बेड़ा गर्क करके रख देगा आपका। ठीक है, तो इतना हार्ड देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर पैटर्न नहीं बन रहा तो नहीं बन रहा, चार्ट चल रहा है बन जाएगा। लेकिन अभी अपने देखो, इंसान का जो जहन है ना वो क्यूरियस है, क्लूज फाइंड करने की कोशिश करता है। और जब इसको ज़्यादा एक चीज़ के ऊपर फोकस करते हो ना तो इसने कोई ना कोई क्लू फाइंड कर लेना और वो ख़राब होना है। वो दरअसल चार्ट ने नहीं, आपके माइंड ने आपको दिया होगा। तो फजूल में पैटर्न्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, रिवर्सल पैटर्न है और वो आपको एक ट्रेंड है ही नहीं, और उस बगैर किसी ट्रेंड के आपको एक रिवर्सल पैटर्न नज़र आ गया है, तो वो क्या औकात है यार उस पैटर्न की। तो ये बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है। आपको लगता होगा कि मुझे एक दफ़ा में समझ आ गई है, लेकिन आपका माइंड, अब मैं सही कह रहा हूँ, बंद हो जाता होता है जब आप, स्पेशली आपको कोई ट्रेड ना मिल रही हो और आप आज ट्रेड करने की नीयत से बैठे हो कि मुझे तो बड़ी ज़ोर की आई हुई है, तो उस टाइम आपने इस तरह के आपको पैटर्न्स भी मिल जाने हैं। उस टाइम आपको कई इस तरह के लेवल्स मिल जाने हैं कि यार ये तो चार्ट, अगर वो क्या कहते हैं, बहुत कमाल का लेवल है यार ये तो बाय करने के लिए। ठीक है, वो होगा ये कि आप ट्रेड लगाने की नीयत से बैठे थे और बाय की ट्रेड लगाने की नीयत से बैठे थे। आगे जाके बताऊंगा आपको ये चीज़ कैसे काम करती है। तो यहाँ पर बस आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि बादलों की तरह होते हैं चार्ट्स। अगर नहीं एक चार्ट में कोई पैटर्न मिल रहा तो छोड़ो उसको, कोई और चार्ट ओपन कर लो यार। मैं कहता हूँ कोई वो चार्ट ओपन कर लो जिसके फंडामेंटल्स का आपको नहीं आइडिया। ठीक है, तो शॉर्ट टाइम फ्रेम पे आपने ट्रेड करनी है, वहाँ पे जाके देख लो यार, थोड़ा बहुत आपको फंडामेंटल्स का आइडिया होगा उसका भी। इतनी भी बात नहीं है कि आप एक दो करेंसीज के फंडामेंटल्स का ध्यान रख रहे हैं और आपको बाकियों का ना पता हो, वो लिटरली आपको सबका पता होगा। तो किसी और चार्ट पे चले जाओ, वहाँ के टेक्निकल एनालिसिस करके देखो, वहाँ कोई ना कोई पैटर्न मिल जाएगा यार। लेकिन ज़बरदस्ती एक चार्ट के अंदर पैटर्न फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, मुंह के बल गिराएगा वो। दूसरी चीज़, नेवर ट्रेड अगेंस्ट अ ट्रेंड। ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेडिंग आपने अभी नहीं करनी। ट्रेंड के अगेंस्ट वो ट्रेडिंग पता ना क्या होती है कि भाई ये ट्रेंड ऊपर जा रहा है ना, तो यहाँ पहुँचा है और आप कहते हो जी यहाँ से तो इसने पुल बैक लेना ही लेना है। ठीक है, आप कहोगे मैं इस पुल बैक को सेल करके बाय के ट्रेंड में पैसा कमाऊंगा, नहीं, ज़ाया कर लोगे। लिटरली यहाँ पे आपको वो लगता है कि मेरा ना रिस्क और रिवॉर्ड बहुत अच्छा बन रहा है। ठीक है, यहाँ मार्केट आई हुई है, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रख देता हूँ, यहाँ से सेल करता हूँ, मार्केट ने इतना नीचे जाना तो है ही है, तो आपको लगेगा कि आपका रिस्क और रिवॉर्ड बहुत अच्छा बन रहा है, लेकिन ये अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेडिंग है। मैं एक बात बताऊँ, आपने अक्सर चार्ट पे भी देखा होगा कि मार्केट ऐसे ऐसे मूव करती ही नहीं है। ठीक है, बिहाइंड द सीन मार्केट का मूव यही वाला होता है, लेकिन मार्केट इतना ओपनली कपड़े उतार के आपको नहीं दिखा रही होती कि भाई मैं यहाँ पे आ गई हूँ, यहाँ से मुझे बाय कर लो। ठीक है, कभी कभार रिट्रेसमेंट ऐसी भी हो जाती है, यहाँ पे मार्केट पहुंची और यार ये क्यों सीधी हो जाती है लाइन, क्या मसला है इसके साथ। यहाँ पे मार्केट पहुंची और उसके ले यार मैं इसका क्या करूं भाई, ये मेरे ना व्हाइट बोर्ड की कोई सेटिंग हिली हुई है, ये मुझे बहुत तंग कर रहा है आजकल। अच्छा, उसके बाद यहाँ आई, आप यहाँ से सेल करना चाह रहे हो, मार्केट रिट्रेसमेंट करेगी नहीं, मार्केट ऐसे ऐसे रिट्रेस कर लेगी खुद को, ऐसे ऐसे। कई दफ़ा आपने ऐसी रिट्रेसमेंट देखी होनी, उसके बाद ऊपर उठ जाएगी। अब यहाँ पे क्या लेने आओगे भाई। तो ये जो अगेंस्ट द ट्रेंड, और ये ज़्यादातर जो होते हैं ना, ये क्या कहते हैं उनको, अकाउंट मैनेजर्स आपके जो वो बने होते हैं डबल शाह, वो लोग इस तरह की ट्रेडिंग करते हैं जिनको आप लोग अपना पैसा दे देते हो कि जी मैंने तो 2 दिन में अकाउंट को डबल कर दिया, ट्रिपल कर दिया। वो अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेडिंग कर रहे होते हैं और इसीलिए एक झटके में फिर उनका अकाउंट वॉश होता है। बेशक उन्होंने पहले उसको 4 गुना कर दिया हुआ था, ना वो पैसा आपको कभी मिलता है, ना आप कभी वहाँ से प्रॉफिट निकाल सकते हो। बहुत भी आपको प्रॉफिट हुआ ना कभी किसी अकाउंट मैनेजर से, याद रखना, बहुत भी कभी आपको प्रॉफिट हुआ तो वो प्रॉफिट ये होगा कि आपने जो पैसा दिया हुआ था वो पैसा आपको वापस मिल जाएगा। ये बहुत बड़ा प्रॉफिट है आपका कि आपने एक डबल शाह को
जो लोग पाकिस्तान से नहीं हैं उनको नहीं पता होगा डबल शाह कौन है, तो बाकी पाकिस्तानी जानते हैं। तो उसको अगर आपने पैसा दिया हुआ है तो वो अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेडिंग करेगा, और बहुत भी आपको वहाँ से बेनिफिट दे गया ना तो वो आपका दिया हुआ पैसा आपको वापस दे जाएगा, या एक दो क्या कहते हैं उसको, कुछ डॉलर्स का प्रॉफिट साथ दे जाएगा। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपकी, उल्टी छलांगे मार लेना। सही है, अपनी ट्रेड करो, किसी को ना कुछ बताने की ज़रूरत है ना किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत है। ठीक है, हाँ डिस्कशंस करो, एनालिसिस करो, किसी को ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि जी मैंने एक आज यहाँ से बाय कर लो, इतना बाय कर लो, इतना सेल कर। तुमने गलत साबित होना है, तुमने कई जगहों पे गलत साबित होना है। तो एक दफ़ा तुम गलत साबित हुए और तुम्हारी वजह से 150-200 बंदा गलत साबित हुआ, इस तरह का तुम्हारा नर्व दिमाग का वो वाला डैमेज होना है कि आइंदा के लिए सारी ज़िंदगी तुमने हैंडीकैप्ड हो जाना है। मैं सही बता रहा हूँ, वो एक दफ़ा वो नर्व आपका डैमेज हो गया ना, उसने एक दफ़ा ऐसा वो स्कार बना के जाना है आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर कि आइंदा आपकी अपनी ट्रेडिंग का भी बेड़ा गर्क हो जाना। यार खुद अपनी हद तक रखो यार, अपना जो कारोबार है, अपनी चीज़ें जो भी हैं, आपकी ट्रेडिंग है, अपनी हद तक रखो, कामयाब रहोगे। किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, कितना कमा रहे हो, क्या कर रहे हो। ठीक है, खुद सब कुछ रिस्क भी ले रहे हो, नुकसान भी कर रहे हो, कमा भी रहे हो, इवेंचुअली आप प्रॉफिट में रहोगे। मैं बता रहा हूं आपको, बस इन रूल्स को फॉलो करते रहना। और फिर 5 स्टार ट्रेड्स याद है क्या होती हैं? ये 5 स्टार ट्रेड्स मेरे भाई, साल में 5 मिल जाए ना तो बस इनफ हैं। महीने में तुम्हें 5 स्टार ट्रेड्स 5 मिल रही हैं तो इसका मतलब ये है आपका 5 स्टार की डेफिनेशन गलत है। साल में 5 मिल रही हैं ओके है, बड़ी रेयर ट्रेड्स होती हैं ये। आपके पूरे पूरे साल अगर आप, मैं कहता हूँ, लॉस में रहे हो ना तो ये ट्रेड्स आपका यार प्रॉफिट दे ना दें आपका लॉस कवर कर जाती हैं। ठीक है, ये बहुत भी गिरी हुई एक चीज़ बता रहा हूँ आपको इन ट्रेड्स की, कि यार पूरा साल लॉस में रहे हो तुम्हारा लॉस कवर कर जाएंगी, और अगर प्रॉफिट में रहे हो तो तब हिसाब लगाओ ये कहाँ लेके जाएंगी। तो ये एनी कोई आम ट्रेड्स नहीं है, मैंने आपको बताया हुआ है हर ट्रेड को आपने किस तरह से देखना है। 5 स्टार ट्रेड्स आगे भी जाके मजीद मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा इनको। अच्छा जी, तो बिहेवियर, आपका बिहेवियर और मार्केट का जो बिहेवियर है वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। नंबर 1 पे आता है जी मार्केट का सेंटीमेंट और पोजीशनिंग। ठीक है, कई ट्रेडर्स इनको एक ही चीज़ समझते हैं कि मार्केट का क्या सेंटीमेंट है और मार्केट की क्या पोजीशनिंग है। ठीक है, हालांकि ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। और एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको मेंशन कर दूँ, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये कोई बड़ी हैवी चीज़ नहीं है, ये सिर्फ एक पार्ट ऑफ द पिक्चर है। ये एक पजल का, जिसके कई पार्ट्स हैं, उनमें से एक छोटा सा पार्ट है। मार्केट इस टाइम क्या सोचती है, मार्केट ने कितनी क्या पोजीशनिंग ली हुई है। ठीक है, तो कई ट्रेडर्स इसके पीछे पागलों की तरह ना सब कुछ छोड़ के, तो जी मार्केट का सेंटीमेंट पोजीशनिंग के पीछे कुछ वो दूसरे ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ, आपको हैर अभी इनके पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पार्ट ऑफ द पिक्चर है, ये पूरी होल पिक्चर नहीं है, ये पजल है जो उसका एक छोटा सा टुकड़ा कवर करेगा। अब जो दूसरा पार्ट है इसका, कॉग्निटिव बियास, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये क्या होता है, ये आप लोगों की जो साइकी है, इंसानों की जो साइकी है, उसके ऊपर हमने बात करनी है। पहले अगर हम इसके पार्ट 1 जो सेंटिमेंट और पोजीशनिंग की मैं बात कर रहा हूँ उसको थोड़ा सा ज़रा समझने की कोशिश करना। सबसे पहले तो दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो, सेंटिमेंट क्या होता है
कि इस टाइम मार्केट क्या सोच रही है, ट्रेडर्स क्या सोच रहे हैं। एक पेयर है उसको लेके, एक करेंसी है उसको लेके मार्केट का इस टाइम सेंटीमेंट क्या बना हुआ है। अब अक्सर ट्रेडर्स से आप पूछोगे ना कि इस टाइम ये इस पेयर का क्या सेंटीमेंट है यार, क्या लग रहा है, आम जुबान में क्या लग रहा है, तो वो कहेगा यार ये देखो कितनी बुरी तरह से ये ऊपर जा रहा है, तो सेंटीमेंट तो इसका बुलिश ही है। ठीक है, ये 100% गलत बात वो कर रहा है। देखो मार्केट का सेंटीमेंट होता है कि मार्केट उस पेयर के बारे में क्या, ट्रेडर्स क्या सोच रहे हैं, मार्केट में मौजूद जो मेजोरिटी है वो क्या सोच रही है कि आगे जो भी फंडामेंटल इस टाइम जो भी हालात चल रहे हैं उसके मुताबिक इसको अभी बाय में जाना चाहिए या सेलिंग में जाना चाहिए। और ये सेंटीमेंट हमेशा लॉन्ग रन होता है, मतलब डेली के हिसाब से होता है, ये क्या कहते हैं उसको, इंट्राडे नहीं होता। ठीक है, इंट्राडे भी कुछ सेंटीमेंट आप बना सकते हो कि आज मार्केट नीचे गिरने वाली है, बाय का ट्रेंड चल रहा है और आज मार्केट नीचे गिरने वाली है, सारी मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है कि आज अगले 2-3 दिन ये मार्केट नीचे गिरेगी, क्योंकि उनको लगता है कि मार्केट में रिट्रेसमेंट आने वाली है। ठीक है, ये एक सेंटीमेंट बना हुआ है मार्केट का। पोजीशनिंग क्या होती है? पोजीशनिंग होती है कि अब ट्रेडर्स ने अपने सेंटीमेंट के मुताबिक बाय करना शुरू कर दिया हुआ है। मुझे एक बात का जवाब दो, मार्केट कैंडल्स सेंटीमेंट की वजह से ऊपर जाना शुरू हो जाएंगी या पोजीशनिंग की वजह से ऊपर जाना शुरू होंगी? जरा सोचो इस चीज को। वो डेफिनेटली सेंटीमेंट नहीं, पोजीशनिंग की वजह से ऊपर जाना शुरू। जब पोजीशंस लगेंगी, जब बाय के ऑर्डर्स आएंगे, उसके बाद ही कैंडल्स ऊपर जाना शुरू होंगी ना, या नीचे आना शुरू होंगी। जो भी बाय या सेल के ऑर्डर्स हैं उनके मुताबिक, उनको हम पोजीशनिंग बोलते हैं। कि मैं अगर आज बाय की ट्रेड लगा के बैठा हूं तो मैंने बाय की एक पोजीशन ली हुई है, वो मेरी बाय की पोजीशन कहीं ना कहीं मार्केट में कंट्रीब्यूट कर रही है सबकी बाय की पोजीशंस के अंदर। तो मार्केट में जब पोजीशनिंग ज्यादा होगी तब ही मार्केट ने ऊपर जाना है। तो यहां पर हमें क्या चीज समझ आती है कि सेंटीमेंट के बाद पोजीशनिंग आना शुरू, पहले सेंटीमेंट बनता है उसके बाद पोजीशनिंग आती है। पोजीशनिंग ऑलवेज फॉलोज सेंटीमेंट। अगर सेंटीमेंट ही नहीं बना होगा, मुझे लगता ही नहीं है कि मार्केट बाय में जाएगी या सेल में जाएगी, तो मैं क्यों बाय या सेल करूंगा? यहां तक समझ आ गई? अब मार्केट का इस टाइम क्या सेंटीमेंट है ये आपको कैसे पता चलेगा? जवाब आपके पास है। अपने इर्द गिर्द 10 ट्रेडर्स को इकट्ठा कर लो और उस पेयर के बारे में, उस करेंसी के बारे में पूछो कि यार तुम्हें क्या लगता है, लॉजिकल रीजंस के ऊपर मुझे बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कि ये आगे क्या। अब जो वो 10 लोग कहेंगे ना कि मुझे लगता है कि आगे इसका ये बाय में जाने वाला है या सेल में जाने वाला है, तो वो आपको मार्केट के एक सेंटीमेंट का आइडिया हो गया है कि हाँ मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडर्स क्या सोच रहे हैं। अब 10 ट्रेडर्स को तुम अपने इर्द गिर्द इकट्ठा तो नहीं कर सकते, 50 को कर सकते हो। जो वेबसाइट्स आपको बताई हुई हैं वहां पे स्टडी करते रहोगे, डू द वर्क करते रहोगे, तो आपको ऑलरेडी मार्केट के सेंटीमेंट का आइडिया होगा कि आगे ये कहां जा सकती है। ट्रेडर्स इस करेंसी को लेके कहां जाना देखना चाहते हैं इसे। ठीक है, अगर एक बहुत एक्सट्रीम लेवल्स पे एक चार्ट पहुंच गया हुआ है और वहां पे एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल भी है, अब यहां पे आप एक्सपेक्ट करोगे कि कोई रिवर्सल पैटर्न बने, उसके बाद हम सेलिंग में जाएंगे। तो ये आपका सेंटीमेंट एक बना हुआ है कि यहां पर मार्केट सेलिंग में है। ये आपका सेंटीमेंट था टेक्निकल। अब इनके साथ जब फंडामेंटल्स को भी ऐड करोगे कि हाँ यार वहां पे हालात भी कुछ इस तरह के डेवलप हुए हुए हैं कि इन्फ्लेशन अब जरा वो कंट्रोल में आ रहा है और सेंट्रल बैंक के ये हालात हैं, उस बंदे ने ये कह दिया, इसने वो कह दिया, तो फंडामेंटली आपका सेंटीमेंट भी उसको सपोर्ट करे कि यार हाँ हर जगह पे मार्केट का एक सेंटीमेंट ये वाला बना हुआ है कि यहां से मार्केट को अब नीचे आना चाहिए, इस ट्रेंड को रिवर्स होना चाहिए। तो क्या तुम्हारे सेंटीमेंट की वजह से वो ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा? नहीं। अब इस सेंटीमेंट के बन जाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता ट्रेडर्स ने इसमें आना शुरू करना है, सेलिंग करना शुरू करनी है। जब वो पोजीशंस लेंगे सेलिंग की,
तब मार्केट ने नीचे जाना शुरू होना है। ये डिफरेंस है मार्केट के सेंटीमेंट में और पोजीशनिंग में। बड़ा सिंपल सा डिफरेंस था, आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब थोड़ा सा एक एडवांस चीज आपको बताता हूं। देखो, मार्केट का सेंटीमेंट भी बियरिश है, ठीक है, और मार्केट नीचे गिरती भी जा रही है। मतलब सेंटीमेंट भी बियरिश हो गया और पोजीशनिंग भी बियरिश हो गई। इस चीज को देखते हुए मुझे बताओ, आप क्या आगे एक्सपेक्ट करोगे कि मार्केट कितना नीचे गिर सकती है? यहां पे आपको क्या चीज बताएगी कि मार्केट मजीद कितना नीचे गिर सकती है? तो यहां पर मेरे भाई आपको मार्केट की स्टडी करके पता चलेगा कि अगर सेंटीमेंट स्टिल बियरिश है, लोग अभी भी इसके मजीद बियरिश रहने की बातें कर रहे हैं, कुछ लॉजिकल रीजंस की वजह से कर रहे हैं, तो मजीद सेलिंग की पोजीशनिंग्स आ सकती हैं मार्केट के अंदर, मजीद मार्केट नीचे जा सकती है, ठीक है। और इसी तरह से इसका ऑपोजिट है, लेकिन इससे शायद आप लोग इतना फायदा ना उठा पाओ। आपको ये चीज सॉरी काम कब आएगी? कभी कभार ऐसे होता है मार्केट एक्सट्रीमली बियरिश सेंटीमेंट बना के बैठी होती है, लेकिन हैवीली पोजीशन्ड नहीं होती। यहां पे आप लोग अच्छा खासा उसका फायदा उठा सकते हो। अब मार्केट में पोजीशंस अभी नहीं आई हैं, वो कैंडल्स आपको बता रही हैं, प्राइस एक्शन आपको बता रहा है कि अभी मार्केट सेलिंग में नहीं जाना शुरू हुई, लेकिन सेंटीमेंट आपको बता रहा है कि सेंटीमेंट दिन ब दिन लोगों का, ट्रेडर्स का बियरिश होता जा रहा है। मार्केट अपने इस लेवल के पास मूव करती जा रही है और ट्रेडर्स इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं, आपके इर्द गिर्द डिस्कशंस हो रही हैं कि यार ये आगे ना सेलिंग प्रेशर आ सकता है मार्केट में। तब आप लोग इस चीज का बड़ा शानदार फायदा उठा सकते हो। समझ आई मेरी बात की कि सेंटीमेंट बिल्डअप होता जा रहा है एक साइड पे और पोजीशनिंग अभी तक इतनी नहीं आई है। वहां पर आप लोग खुद को फ्यूचर के लिए पोजीशन कर सकते हो इस मौके का। ज्यादातर ट्रेडर्स वो पता है क्या करते हैं, पोजीशनिंग बिल्डअप हो जाने के बाद अपना सेंटीमेंट बनाते हैं कि इधर 4-5 कैंडल्स बनी बियरिश, लो अभी मार्केट बियरिश जाना शुरू हो गई है क्योंकि उनको पता ही नहीं होता ना पहले सेंटीमेंट क्या था मार्केट का, उन्होंने स्टडी कोई नहीं किया होता, उन्होंने बैकग्राउंड देखा ही नहीं होता, तो वो उस बियरिश पोजीशनिंग को देखते हुए अपना सेंटीमेंट भी बियरिश कर लेते हैं। यहां पोजीशनिंग के बाद सेंटीमेंट आया, ये गलत है। वो सेंटीमेंट के बाद हमेशा पोजीशनिंग आती है। अगर आपका सेंटीमेंट पोजीशनिंग देखते हुए आ रहा है तो आप बुरी तरह से गलत हो। खुद को डेवलप करो, स्टडी शुरू करो। मार्केट के गिरने से पहले या उठने से पहले उसका सेंटीमेंट आपको एक आइडिया होना चाहिए। और अभी तक अगर वो पोजीशनिंग नहीं आई है मार्केट में और अब आपको वहां पे कोई रिवर्सल पैटर्न भी बनता हुआ नजर आ रहा है, कुछ फंडामेंटली भी आपको कुछ एक रिपोर्ट मिल गया, कोई क्लू मिल गया कि अब मार्केट ने उठ जाना, तो समझ जाओ कि अब फौरन से मार्केट के अंदर पोजीशनिंग आना शुरू होनी है। उससे पहले खुद को भी पोजीशन करके बैठ जाओ। और ये याद रखना कि ये लॉन्ग रन की बात कर रहा हूँ, कोई 6-7-8 दिन मिनिमम ये एक ट्रेड जो अगर आपने कल को लेनी हो तो ये आगे जाके ये वाला जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ आपके काम आएंगी। शॉर्ट टर्म के ऊपर आपको शायद ये इतना बेनिफिट ना दे के जाएं, आपको ये चीज़ें अप्लाई करने की ज़रूरत भी ना पड़े, लेकिन जाहिर है कोर्स है, मुझे इसमें आपको बताना है कि सेंटीमेंट क्या होता है, पोजीशनिंग क्या होती है। आपको इसका एक आइडिया लाजमी होना चाहिए कि इस टाइम सेंटीमेंट क्या है, उसके मुताबिक पोजीशनिंग आई है या नहीं आई मार्केट में। और फिर थोड़ी सी डीप बात, सेंटीमेंट एक्सट्रीमली बियरिश था और पोजीशनिंग भी एक्सट्रीमली बियरिश हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा मार्केट नीचे गिर चुकी है। जब ये दोनों चीज़ें अपनी एक्सट्रीम पे पहुंची हों, सेंटीमेंट भी और पोजीशनिंग भी, तो मेरे भाई यहां पर ये एक बड़ा शानदार मौका है मार्केट को बाय करने का, क्योंकि सेंटीमेंट भी बियरिश हो गया था, उसके बाद पोजीशनिंग भी एक्सट्रीमली बियरिश हो गई। तो अब सेलर्स आ रहे हैं लेकिन बायर कोई नहीं बचा।
ये बड़े शानदार मौके होते हैं अगेंस्ट उस ट्रेंड के कि अब यहाँ पे एक रिवर्सल आ सकता है। देखो सेंटिमेंट बियरिश है, पोजीशनिंग बियरिश नहीं है, ये बड़ा शानदार मौका है आपके लिए, ठीक है। और सेंटिमेंट भी बियरिश है और पोजीशनिंग भी बियरिश हो रही है और सेंटिमेंट मजीद बियरिश होता जा रहा है, तो यहाँ पर भी आप चलते हुए ट्रेंड में मीट ऑफ द मूव ले सकते हो। लेकिन अब एक उस ट्रेंड के एंड पे समझ लो कि वो आपको तो नहीं ना पता कि एंड आ गया, आपको पता कैसे चलेगा कि सेंटिमेंट एक्सट्रीमली बियरिश हुआ है और मार्केट भी एक्सट्रीमली बियरिश हुई हुई है, पोजीशनिंग भी। तो यहां पर याद रखना, यहां से मार्केट कभी भी वापस टर्न कर सकती है, जरा समझो इसको। यहां पर सब सेलिंग करना शुरू हो गए हैं, एक्सट्रीमली बियरिश हो चुकी हैं दोनों चीजें, पोजीशनिंग भी सेंटिमेंट भी। यहां पे अब बायर कोई नहीं बचा, यहां पे मार्केट को अब बैलेंस चाहिए, यहां से मार्केट वापस ऊपर उठना शुरू कर सकती है। ये है थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा, पहले जब आपने इन चीजों पे पिछली चीजों पे प्रैक्टिस की होगी आपको आगे इनकी खुद ही समझ आएगी। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है जो मौके सही है फायदा उठाने वाले, वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। सेंटिमेंट मैं कहता हूं जी बुलिश है, लेकिन अभी तक पोजीशंस लगना शुरू नहीं हुई, बाय की पोजीशंस नहीं लग रही। एक करेंसी है जिसका सेंटीमेंट बुलिश है, मैं कहता हूं यूरो है, जिसके बारे में सब फंडामेंटल्स भी बता रहे हैं, कुछ टेक्निकल लेवल्स भी बता रहे हैं ट्रेडर्स को कि ये आगे बुलिश रह सकता है, लेकिन स्टिल अभी तक पोजीशंस नहीं डालना शुरू की ट्रेडर्स ने। इसकी कुछ वजह हो सकती है, जरा समझो इसे। सबसे पहली वजह जो आपके बहुत काम आ सकती है, अपकमिंग इवेंट्स। हो सकता है एक न्यूज़ आने वाली हो सकता है वो एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो यूरो को लेके। सेंटिमेंट बुलिश है और पोजीशनिंग अभी तक क्यों नहीं आई, क्योंकि मार्केट ट्रेडर्स उस न्यूज़ के गुजर जाने का वेट कर रहे हैं। मेरी बात पे गौर करो, उस न्यूज़ के गुजर जाने का वेट कर रहे हैं, उस न्यूज़ का वेट नहीं कर रहे, उसके गुजर जाने का वेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बुलिश सेंटीमेंट ऑलरेडी बन चुका है। अब फर्ज करते हैं न्यूज़ आई शाम को 5:30 बजे, ठीक है, और न्यूज़ स्लाइटली नेगेटिव आई यूरो को लेकर, ठीक है, न्यूज़ क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, मार्केट इसको कुछ भी नहीं समझेगी। मार्केट ने अब उठना शुरू करना है, क्योंकि सेंटीमेंट ऑलरेडी बुलिश बना हुआ था, हवा इकट्ठी हो रही थी, अब इसने फटना है, ठीक है। मार्केट इस इवेंट के गुजर जाने का वेट कर रहे थे कि कहीं ये ना हो कि कहीं बहुत बड़ा कोई सरप्राइज देखने को मिल जाए। मैं भी होऊंगा अपनी जगह पे, मैं भी यही समझूंगा, मेरा जितना मर्जी बुलिश सेंटीमेंट हो, लेकिन एक हैवी न्यूज़ आ रही है तो मैं उसका वेट करूंगा। सभी ट्रेडर्स ऐसे उसका वेट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद मार्केट इस स्लाइटली नेगेटिव डाटा को भी कुछ नहीं समझेगी। मार्केट ने बुलिश जाना ही जाना है, क्योंकि ऑलरेडी उसका सेंटीमेंट बुलिश डेवलप हुआ था। तो एक वजह ये हो सकती है जिससे आप बहुत शानदार मौके उठा सकते हो। अब आपको ऑलरेडी ये चीज़ पता होगी कि बुलिश सेंटीमेंट था, आपने हर चीज़ का ध्यान रखा होगा, तो आपको इस नेगेटिव न्यूज़ आने के बाद सेल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मार्केट हो सकता है थोड़ा सा सेल में जाए, लेकिन उसके बाद फुल मार्केट ने एक्सट्रीमली ऊपर उठना है, क्योंकि आप जानते हो न्यूज़ स्लाइटली नेगेटिव है। थोड़ा सा सेल में क्यों जाए, हो सकता है रोबोट्स यहाँ पे सेलिंग कर दें, स्लाइटली नेगेटिव न्यूज़ देखते हुए उसके मुताबिक थोड़ी सेलिंग कर दें, लेकिन उसके बाद मार्केट ने जाना ऊपर ही है। तो ये भी एक वजह होती है कि न्यूज़ नेगेटिव, मार्केट पॉजिटिव। मेरे भाई पीछे बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ। इसलिए आपने व्हाट क्या हो रहा है उस पर फोकस करना है, वाई क्यों हो रहा है इस पर फोकस नहीं करना, बाद में देख लेना क्यों हो रहा है, लेकिन अभी जो हो रहा है उसकी डायरेक्शन में कुछ ना कुछ निकाल लो, भागते चोर की लंगोटी से। दूसरी इसकी एक वजह हो सकती है ईयर एंड, साल का एंड। जो आप में से पुराने ट्रेडर्स हैं ना, उन्होंने देखा होगा कि साल के एंड पे ना, दिसंबर की 10-15 तारीख के बाद मार्केट बड़ी अजीब सी हो जाती है, कभी ऊपर नीचे अजीब से पैटर्न्स भी बनाएगी, उनको फॉलो नहीं करेगी, और बड़ा एक फ्रस्ट्रेटिंग सा वो टाइम होता है साल के एंड के ऊपर। उसकी वजह पता है क्या है कि अभी ट्रेडर्स ट्रेड करना पसंद नहीं कर रहे।
जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं ना, उनका ये सोच होती है कि अपने साल का जो एंड है ना, जितना भी उन्होंने प्रॉफिट बनाया हुआ है, एक पॉजिटिव शीट के साथ वो अपने साल को एंड करें, मतलब एंड पे कोई चवल ना मार दे। समझ रहे हो ना इस चीज़ को, कि ठीक है यार, नवंबर दिसंबर के मिड तक मैंने अच्छा प्रॉफिट बना लिया, अब वो ट्रेडिंग बहुत थोड़ी करेंगे। कोशिश होती है उनकी कि ज़्यादा रिस्क ना लें इन दिनों में। साल का एंड है, उन्होंने प्रॉफिट्स के साथ पॉजिटिव वो लेके उठना है। जो बड़ी बड़ी मैं कह लो कंपनीज हैं या हेज फंड्स भी होते हैं ना, वो भी ऐसी सोचते हैं ना। आपका हेज फंड होगा जिसने अच्छा प्रॉफिट बनाया, उसने पूरे साल का एक अपना जो वो होता है ना, क्या कहते हैं उसको, परफॉर्मेंस, वो पोस्ट करनी होती है वेबसाइट के ऊपर, ताकि उसको देखते हुए ज़्यादा क्लाइंट्स आए उसके पास। मिसाल दे रहा हूँ। तो अब साल में अच्छा प्रॉफिट हुआ है, तो वो आखिरी महीने के मिड में जाके ना अब थोड़ा रुक जाएगा कि यार अच्छा प्रॉफिट हो गया, ये ना हो ये आखिरी दिन हम कुछ ट्रेड करें तो हमारा जो परफॉर्मेंस है वो नीचे आ जाए। तो बस ठीक है, आप ज़रा थोड़ी थोड़ी ट्रेड करो, एक पॉजिटिव रिवॉर्ड्स के साथ आप इसको क्या कहते हैं उसको, रिजल्ट के साथ आप इस ईयर को एंड करो। अब हो सकता है कुछ फंडामेंटल सिचुएशंस ऐसी पैदा हो कि साल के आखिरी महीने में एक बड़ा कमाल का सेंटीमेंट बने मार्केट का, यूएस डॉलर और जापानीज येन के पेयर का, कि इसने बुलिश जाना है, इसको बुलिश जाना चाहिए। कुछ फंडामेंटल सिचुएशंस वहां पे ऐसी पैदा हो गई हैं कि यूएसडी जेपीवाई बुलिश जाना चाहिए। कोई यूएसए और जापान का कुछ ऐसा हुआ है, ठीक है, ये पूरा दिसंबर बुलिश नहीं जाएगा, ये ऐसे ऐसे ही होता रहेगा। हो सकता है उल्टा नीचे जाए, ऐसे ऊपर इस तरह का मूव करता रहे, और सेंटीमेंट बड़ा स्ट्रॉन्ग बना हुआ है कि इसने बुलिश जाना है। तो मेरी बात याद रखना, 1 जनवरी से लेके 5 जनवरी अगले साल का बड़े कमाल के आप मूव देख सकते हो इसके अंदर। अगर आपको सेंटीमेंट का आइडिया था कि पिछले पूरा महीना जिस तरह का सेंटीमेंट था उसके हिसाब से इसने मूवमेंट नहीं दी, इसको यहाँ होना चाहिए था, तो अब इन पहले 5 दिनों के अंदर, पहला जो वीक आता है ना, उसके अंदर अब देखना पोजीशनिंग बनना शुरू हो जानी है इस पेयर के अंदर पिछले महीने के सेंटीमेंट के मुताबिक। अब देखो 30 दिसंबर और 1 जनवरी के बीच में कोई ऐसा खास इवेंट नहीं हुआ। 30 दिसंबर और 1 जनवरी सिर्फ एक डेट चेंज हुई है। ट्रेडर्स वापस अपने डेस्क पे आके बैठे हैं, अपने कॉफ़ी के कप अपने हाथ में लेके, और यूएसडी जेपीवाई का पेयर ऊपर जाता जा रहा है। एक आम ट्रेडर, वो लल्लू पंजू ट्रेडर जिसको हम बोलते हैं, वो कहेगा कि यार ये क्या बकवास है भाई, ये क्यों ऊपर जा रहा है। उसको इस क्यों का जवाब अब नहीं मिलने वाला। इस क्यों का जवाब आपके पास है कि मार्केट सेंटीमेंट बना हुआ था लेकिन वेट कर रही थी, पोजीशंस नहीं आई थी अभी तक मार्केट में। तो मेरे भाई इस तरह के मौके बहुत शानदार हो सकते हैं। कभी कभार तो 2-2 3-3 हफ्ते, पूरा पूरा महीना आपको उन मूव्स से आप फ़ायदा उठा सकते हो, क्योंकि आपने बैकग्राउंड में इन सब चीज़ों का ध्यान रखा हुआ था। ठीक है, तो मैं ना आपको एक मार्केट का सेंटीमेंट तो देखो, सेंटीमेंट का आपको कैसे पता चलेगा। तो सेंटीमेंट पता लगवाने के लिए कोई वो वेबसाइट नहीं है, कोई जगह नहीं है, सेंटीमेंट आपको खुद पता चलेगा। मार्केट मतलब वेबसाइट तो हैं डेफिनेटली, आपको डिस्कशंस करके, लोगों के डिस्कशंस सुन के पता चलेगा सेंटीमेंट ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, बिल्डअप हो रहा है, अभी नया नया सेंटीमेंट चेंज होना शुरू हुआ है या क्या चल रहा है। ये सब आपको उन वेबसाइट्स पे जाके स्टडी करके, वर्क करके ही पता चलने वाला है। सही है। और फिर उसके बाद उस सेंटीमेंट के मुताबिक मार्केट ने अभी पोजीशंस लेना शुरू की हैं या नहीं, इसका आइडिया भी आपको डेफिनेटली मार्केट को अगर साथ साथ देख रहे हैं तो होता जाएगा। और रिटेल ट्रेडर्स का जो इस टाइम पोजीशनिंग है वो किस तरह से मूव कर रही है, उसका एक छोटा सा आइडिया लेने के लिए मैं आपके साथ 2 वेबसाइट्स शेयर करूंगा। ठीक है, देखो सेंटीमेंट का तो आपको खुद पता होना चाहिए, उसके बगैर आपकी ये वेबसाइट भी किसी काम नहीं आने वाली कि पोजीशंस किस तरफ जा रही हैं अभी रिटेल ट्रेडर्स की। ठीक है, तो सेंटीमेंट का जब आपको पता होगा कि हाई है या हाई और स्टेबल है, या हाई है और अभी और ऊपर जा रहा है,
या एक्सट्रीमली हाई हो चुका है और पोजीशंस भी एक्सट्रीमली हाई हो चुकी हैं, वो तो एक रिवर्सल साइन है ना, ये याद रखना। तो अभी जो भी आपका सेंटीमेंट है उसके मुताबिक आप अगर इन वेबसाइट्स पे आते हो ना, ये पहली वेबसाइट है, किधर गया यार पेन, तो हर दफ़ा इसको ओपन करना भूल जाता हूँ। ये देखो, ये fxssi.com एक वेबसाइट है, इसके टूल्स में जाके करंट रेशो क्या चल रही है ये आपको बताते हैं। ये देखो अभी यार, हाँ यहाँ पे आओगे ना, मैं इसका लिंक भी आपको, ये जो लेक्चर है ना, इस लेक्चर के साथ नोट्स बना के इन दोनों वेबसाइट्स का लिंक दे दूंगा, आप इनको ओपन करना। एक मैं ये यहाँ से देख लेता हूँ। अब ये पता क्या बता रहा है, ये देखो, ये यूरो यूएसडी का पेयर सेलेक्ट किया हुआ है, ये यूरो यूएसडी की पोजीशनिंग बता रहा है, किन लोगों की पोजीशनिंग बता रहा है कि कितने लोग बाय में बैठे हुए हैं, कितने लोग सेलिंग में बैठे हुए हैं। इंस्टा पर ये देखो, इंस्टा एक ब्रोकर है, ठीक है। इस ब्रोकर पर जो रिटेल ट्रेडर्स आपके और मेरे जैसे काम कर रहे हैं ना, इस ब्रोकर पर यूरो यूएसडी के जो टोटल ऑर्डर्स आए हुए हैं 58 पॉइंट कितना है, ये 53.8% बाय के ऑर्डर्स हैं, बाकी 46 पॉइंट समथिंग परसेंट वो जो भी बनता है वो सेलिंग के ऑर्डर्स हैं। मतलब बाय के ऑर्डर्स ज़्यादा हैं इस ब्रोकर के पास। माई एफएक्स बुक एक वेबसाइट है जो अलग अलग ब्रोकर्स के वो बताती है आपको डाटा। देखो यहाँ पे आपको सभी ब्रोकर्स का डाटा नहीं मिलेगा। इस वेबसाइट के साथ, ये FXSSI के साथ जिस ब्रोकर ने अफिलिएशन ली हुई है ना, वो ब्रोकर इस वेबसाइट को अपना डाटा देता है कि आज मेरे पास यूरो के ये हालात हैं, इतने बाय के ऑर्डर्स हैं, इतने सेल के ऑर्डर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे आप कहते हो जी मुझे वो वाला ब्रोकर नज़र नहीं आ रहा, या आप कहते हो यहाँ पे मुझे एक्सनेक्स नज़र नहीं आ रहा, तो मेरे भाई एक्सनेक्स नहीं देता, यहाँ पे वो नहीं अपना डाटा शेयर करता। जो ब्रोकर्स शेयर करते हैं उनका डाटा आपको FXSSI पे शो होगा। और एक और वेबसाइट है ये वाली, इसका नाम माई एफएक्स बुक है। माई एफएक्स बुक के अंदर भी जिन जिन ब्रोकर्स ने एफिलिएशन ली हुई है ना, उनका टोटल डाटा वो यहाँ पे शो कर रहा है कि माई एफएक्स बुक बता रही है यूरो यूएसडी 51.8% बाय में है, 48% सेलिंग में है, जो मेरे पास डाटा आ रहा है ब्रोकर्स का। इसी तरह ये सेक्सो एक ग्रुप है, ये फिबो ग्रुप है, ऑन, एफएक्स ब्लू, IGG, ये कुछ ब्रोकर्स हैं। FXSSI ये देखो यहाँ पे अपना भी बता रहे हैं। और जो देखो ये जो वेबसाइट्स हैं ना, इनके ऊपर भी इन्होंने ब्रोकरेज स्टार्ट की होती है। इनके ऊपर भी कुछ क्लाइंट्स हैं जो जिस मुल्क की ये वेबसाइट होती है ना, अपने अकाउंट्स ओपन करते हैं। और इन चीज़ों में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ब्रोकरेज आपको एंड पे बताऊंगा ये किस तरह होती है, सही है। तो ये वेबसाइट्स भी अपना अकाउंट ओपन करवाती हैं आपके साथ, किसी न एक ब्रोकर के साथ इन्होंने अफिलिएशन ली होती है, वो इनके लिक्विडिटी प्रोवाइडर बने होते हैं। तो खैर यहाँ पे यार ये अलग अलग ब्रोकर्स की या अलग अलग ग्रुप्स की आपको डाटा बता रहा है कि कौन कौन मुझे कितना बता रहा है। ये देखो FX फैक्ट्री की अगर हम बात करें तो वो कह रहा है मेरे पास सिर्फ 21% ऑर्डर्स हैं बाय के, बाकी 78% लोग मेरे पास जो मेरे क्लाइंट्स हैं वो सेलिंग में बैठे हुए हैं। इन सब का टोटल करके वो हमें बता रहा है एवरेज। ये FX, ये वाली वेबसाइट FXSSI, वो एवरेज हमें बता रहे हैं कि 47% बाय में है, 52% इस टाइम सेलिंग में है रिटेल ट्रेडर्स, ठीक है। तो ये एक रिटेल ट्रेडर्स की पोजीशनिंग का आपको आइडिया हो गया कि किस तरफ पोजीशनिंग जा रही है अभी। दूसरी वेबसाइट है जी ये myfxbook.com, यहाँ पे भी अलग अलग पेयर्स का आपको बताया हुआ उन्होंने कहाँ पे। अब देखो यूरो यूएसडी की बात करें तो वो क्या बता रहे हैं, इतना सेलिंग में है, इतना बाइंग में है। जो ब्रोकर्स इनके साथ अपना डाटा दे रहे हैं वो, अब यहाँ पे देखो ना, इस पे क्लिक करोगे, नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, सिंबल, वो जो काला सा टैब ओपन हुआ है ना, उसमें देखो शॉर्ट कितने हैं 48%, लॉन्ग कितने हैं 52%। तो ये अपने ब्रोकर्स का टोटल हमें बता रहा है कि जो ब्रोकर्स हम हमारे साथ अपना डाटा शेयर कर रहे हैं वो उनके जो रिटेल ट्रेडर्स हैं आपके और मेरे जैसे, उनके टोटल जो ऑर्डर्स उनके पास आ रहे हैं यूरो यूएसडी को लेके, वो बाइंग में आ रहे हैं या सेलिंग में आ रहे हैं। इसी तरह वापस इस वेबसाइट पे जाते हो ना
तो ये यूरो यूएसडी सिलेक्टेड था ना, यहाँ से आप बाकी पेयर्स को भी सिलेक्ट करके उनकी पोजीशनिंग भी देख सकते हो। अब यहाँ पे देखो दूसरी वेबसाइट में इसने इसको फॉरेक्स सेंटीमेंट का नाम दिया, भाई ये सेंटीमेंट नहीं है, ये पोजीशनिंग है। ये अक्सर बड़े बड़े ट्रेडर्स में आपको बता रहा हूं इसको सेंटीमेंट कहते हैं। पोजीशनिंग को देखते हुए मार्केट के सेंटीमेंट का आइडिया लगा लेते हैं कि मार्केट का सेंटीमेंट किस तरफ है। ये लोग पोजीशनिंग देख रहे हैं और पोजीशनिंग के मुताबिक आपको सेंटीमेंट बता रहे हैं, जो कि गलत है। ठीक है, ये पोजीशनिंग ठीक है, लेकिन इससे आपने सेंटीमेंट का आइडिया नहीं लगा लेना। हो सकता है आपके मुताबिक पोजीशनिंग जो सेंटीमेंट है वो बियरिश हो, कि आगे ये इसने बियरिश हो जाना है, लेकिन स्टिल पोजीशंस अभी बुलिश लगी हुई हैं। तो ये एक अच्छा मौका है आपके लिए सेल करने का। जरा समझना इस चीज को। यहां पे सिर्फ पोजीशनिंग देखते हुए आप लोगों ने, अगर यहाँ पे बाइंग ज़्यादा है या सेलिंग कम है, या सेलिंग ज़्यादा है या बाइंग कम है, तो सिर्फ इनको देखते हुए आपने इनके मुताबिक बाइंग सेलिंग में नहीं बैठ जाना। ये दुनिया के सभी ब्रोकर्स का वो नहीं है। ठीक है, ये कुछ ब्रोकर्स का आपको आइडिया मिल रहा है कि आम रिटेल ट्रेडर इस टाइम क्या सोच रहे हैं। सबसे शानदार मौके तब मिलते हैं जब यहाँ पे ना आप एवरेज देखो कि जी 78% लोग बाइंग में बैठे हुए हैं और बाकी कितने रह जाएंगे, 22% लोग सेलिंग में बैठे हुए हैं। तो आपको पोजीशनिंग पता चल गई कि लोग तो बुरी तरह से बाइंग में बैठे हुए हैं, आम रिटेल ट्रेडर्स। और आपको ये पता है कि बाइंग का जो एक सेंटीमेंट भी बना हुआ था ना, जिसकी वजह से ये पोजीशनिंग आई है, वो सेंटीमेंट अब आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है। बाइंग भी, पोजीशनिंग भी एक्सट्रीम पे पहुंची हुई है। 78% इस टाइम बाय कर रहे हैं। ठीक है, और वो सेंटीमेंट भी एक्सट्रीम पे पहुंच गया हुआ है। देखो पोजीशनिंग एक्सट्रीम पे पहुंची है तो सेंटीमेंट भी एक्सट्रीम पे पहुंचने वाला होता है। और अब आपको आगे ये भी पता है कि सेंटीमेंट चेंज होने वाला है। किन वजहों से पता है, ये वजह अब आप जानते हैं, ये मैं नहीं बता सकता, ये वक्त के मुताबिक आपको खुद पता होंगी। तब ये बड़ा शानदार मौका है कि अभी से मैं सेलिंग के लिए तैयार हो जाऊं, क्योंकि पोजीशनिंग भी एक्सट्रीम हो चुकी है बाय की तरफ और सेंटीमेंट भी एक्सट्रीम हो चुका है, अब खत्म होने वाला है। अब आगे जो लोग बाय कर रहे हैं उनको सेलर्स नहीं मिलने वाले, अब बायर्स टूटने वाले हैं और आपको वहां पे कोई रिवर्सल पैटर्न भी मिल जाता है, कोई एक निशानी मिल जाती है। और निशानी ना भी मिले, आपको सेंटीमेंट अगर आपने ठीक तरीके से पढ़ा होगा ना मार्केट का, आपको आइडिया हो जाएगा कि अब आपने खुद को किस चीज के लिए तैयार करना है। तो मैं फिर से कह रहा हूं, इन दोनों वेबसाइट्स का लिंक मैं आपको साथ नोट्स की सूरत में दे दूंगा। यहां पे आके वक्त के साथ साथ आपको आइडिया होना शुरू होगा कि सेंटीमेंट क्या होती है, पोजीशनिंग क्या होती है। सही है, फिर उसके मुताबिक एकदम से आपको ये चीजें नहीं पता चलेंगी। आहिस्ता आहिस्ता पहले बाकी चीजों पे अपनी प्रैक्टिस पूरी करो, उसके बाद यहाँ पे आ जाना। और फिर ये सेंटीमेंट जब आपको एक ज़ाहिर एक सेंटीमेंट क्या चल रहा है मार्केट का, आपको कब पता चलेगा, जब आपकी स्टडी अच्छी होगी। अभी स्टडी अच्छी होने में आपको टाइम लगना है, महीना डेढ़ लग जाना है आपको मार्केट स्टडी करने में। महीने डेढ़ के बाद आपका एक ब्यास होगा कि हाँ ये मार्केट अभी आगे बाइंग में जा सकती है, सेलिंग में। देखो ब्यास तो आपका आज ही बन जाएगा, आज या कल मार्केट को पढ़ना शुरू करो तो आप एक आइडिया निकाल लोगे कि यार मुझे लग रहा है बाइंग में या सेलिंग में इस तरह, ये इन सब की बातें सुनते हुए मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन वो भी गलत है, अभी आप शुरू वाली स्टेजेस पे हो। ज़रा कम से कम महीना डेढ़ दो मार्केट को स्टडी करो, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपको पता होगा कि मार्केट का सेंटीमेंट क्या है। उसके बाद पोजीशनिंग आके यहाँ पे देख लेना कि वो किस तरह से मूव कर रही है। दिन ब दिन यहाँ पे ना रोज़ की पोजीशनिंग दिखाई होती है, अपडेट होती रहती हैं कि आम रिटेल ट्रेडर्स, कुछ ब्रोकर्स के पास, जो ब्रोकर्स यहाँ पे अपना डाटा दे रहे हैं, रिटेल ट्रेडर्स की पोजीशनिंग किस तरफ जा रही है। कल आपने देखा कि बाइंग थी 78%, आज आपने देखा बाइंग आ गई है 68%। कल आपको पता था कि बाइंग इतना ऊपर पहुंची हुई है, सेंटीमेंट चेंज हो रहा है, सेलिंग में आ जाना सेंटीमेंट ने, और आज पोजीशनिंग भी 68 पे आ चुकी है बाइंग की। अगले दिन देखते हो पोजीशनिंग 58 पे आ चुकी है, मतलब बाइंग कम होती जा रही है, सेलिंग मतलब सेलिंग के सेंटीमेंट के बाद अब सेलिंग की पोजीशनिंग बनना शुरू हो गई है। तो मेरे भाई जब काम किया होगा ऑटोमेटिकली यहां से आप ट्रेड लगा लोगे, निकाल लोगे।
ठीक है, तो ये थोड़ा डीप वर्क है, वर्क करोगे तब आइडिया हो जाएगा आपको भी, आपने परेशान नहीं होना। पहले मार्केट स्टडी करना सीखो, सही है। महीना डेढ़ आपने स्टडी किया होगा, इन चीज़ों से बेनिफिट लेना आपको आ जाएगा। मैं आपको ये सब बता इसलिए रहा हूँ ताकि आपको एक पता हो कि यार मैंने इस पे कल को काम कैसे करना है। ठीक है, नई चीज़ें याद रहेंगी, इस लेक्चर का नंबर याद कर लो, बाद में आके इसको दोबारा देख लेना, सही है। ये आगे आपके इंशाल्लाह कहीं ना कहीं काम ज़रूर आने वाला है। और इनफैक्ट ये बड़ी मेन चीज़ होती है कि आपको मार्केट का एटलीस्ट सेंटीमेंट तो पता हो, फिर उसके बाद पोजीशनिंग देखी जाएगी। वो बड़े तरीके हैं देखने के, खुद भी आपको आइडिया हो जाता है, सही है। अच्छा, आज की क्लास को फिर हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं। कल हमने आपकी साइकी, आपका क्या सेंटीमेंट है, आप किस तरह से सोचते हैं, आपके अंदर कुछ कीड़े हैं जो आपका कोई कसूर नहीं है उनमें, वो मेरे अंदर भी हैं, हम सब इंसानों के अंदर हैं वो कीड़े। तो वो कीड़े निकालना बहुत ज़रूरी है, वरना वो ना ट्रेडिंग में आपको बहुत काटेंगे। वो जहरीले कीड़े हैं, ठीक है। वो इंसान की फितरत है, वो कोग्निटिव ब्यास, वो जो शुरू से ही इंसान के अंदर पाए जाते हैं, हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। कल का लेक्चर इंतहाई इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो कल आपने जो भी है क्या कहते हैं उसको, पेपर पेंसिल वगैरह साथ रख के बैठना है। ये आखिरी दम तक कल जो चीज़ें आप कुछ लिखने वाले हो ना, वो आपके बहुत काम आने वाली हैं, ठीक है। तो कल लेक्चर देखोगे ना, आपको आइडिया हो जाएगा। तो ठीक है जी, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, खुदा हाफिज़।